हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, मौत का टिकट। संजय गुप्ता पेश करते हैं मौत का टिकट। लेखक हनीफ अजहर, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग दिलीप चौबे, इंकिंग अभिषेक मलसूनी, सुलेख व रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। सड़क को रौंद कर भागते हुए इन कदमों की तेजी को देखकर कोई भी कह सकता है कि इन कदमों में सारे जहां की सड़कों को रौंद डालने की इच्छा भरी हुई थी। लेकिन सिर्फ इच्छा से क्या होता है, ऐसा करने के लिए दमखम भी चाहिए होता है, ताकत भी चाहिए होती है। और उन कदमों की लड़खड़ाहट बता रही थी कि उनमें दमखम और ताकत की कमी थी, इतनी ज़्यादा कि अब वे कदम 1 इंच भर सड़क को नहीं नाप सकते थे। पैरों के साथ छोड़ देने के साथ ही उनके सहारे पर टिका शरीर गिरने के लिए लहरा उठा, लेकिन वह शरीर सड़क पर गिर जाता उससे पहले ही उसे 2 हाथों का सहारा मिल गया। तिरंगा के थे वे 2 हाथ। इस पर बड़ी बेरहमी से वार किए गए हैं। यह सर्कल डाकघर से निकल रहा था, इसलिए इस पर वार करने वाले वहीं कहीं होंगे। यहाँ तो कोई नहीं। हर तरफ से सन्नाटे ने अपने पैर पसारे हुए। मुझे अंदर जाकर तलाशी लेनी चाहिए। नहीं, फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय हमलावरों को तलाश करने से ज़्यादा ज़रूरी है हमले के शिकार को अस्पताल पहुंचाना। ओह, ही इज़ वेरी सीरियस। इसे आईसीयू में भर्ती करने का इंतज़ाम करो। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। सॉरी, डॉक्टरों ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मुझे इस घटना की खबर पुलिस को देकर वापस अपने घर लौटना चाहिए, क्योंकि सुबह होने वाली है। हर सुबह के साथ ही तिरंगा का काम खत्म हो जाता है। वह देशभक्त नौजवान भारत बन जाता है। लेकिन रात फिर वापस लौटती है, और रात के साथ ही भारत नामक वह युवक एक बार फिर वापस अपने घर लौटता है तिरंगा बनने के लिए, क्योंकि वह जानता है कि रात में शहर में कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रूरत होती है तिरंगा की। इतनी रात गए अंधेरे में डूबी इस गली में इस स्टार्ट मारुति वैन का खड़ा होना बता रहा है कि आसपास कोई गड़बड़ है। गड़बड़ तो थी। अरे कम वक्तों, मुझ गरीब के सामान को इस तरह इधर उधर मत फेंको। उन्हें गठरी में बांधकर अपने साथ ले जाओ। कम से कम मैं लोगों को बता तो सकूंगा कि मेरे घर में डाका पड़ गया है। इससे मोहल्ले में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग मुझे अमीर आदमी समझेंगे। आओ चुप कर। हम तेरा ये कबाड़ सामान लूटने नहीं आए। तो फिर क्या लूटने आए हो? जुबान बंद कर, बहुत बोल रहा तू। जल्दी हाथ चला यार, हमें वह यहाँ मिलना ही चाहिए। मिल गया। सही से देख ले, यही है ना? बिल्कुल यही है। चल फिर भाग यहाँ से। था क्या जल्दी है जाने की? आराम से चले जाना, जेल ही तो जाना है। वैसे भी तुम कौन सा पैदल जाओगे? पुलिस बाइज्जत तुम्हें अपनी उस गाड़ी में लाद कर ले जाएगी, जिसे मैं बुलाऊंगा। सॉरी भाई लोगों, अभी क्या है कि प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं पहले पुलिस को नहीं, एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, जो तुम्हें पहले मरहम पट्टी के लिए अस्पताल पहुंचाएगी। था हाँ तो भाई लोगों, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ क्या करने आए थे? उफ, किसी के सवालों का जवाब देने का काम इनका नहीं है, चक्री का यानी मेरा है। इसी काम के लिए मुझे इनके पीछे भेजा गया था, लेकिन मुझसे जवाब लेने के लिए आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। शिव शिव। ओह, उन 2 साधारण चोरों की सुरक्षा के लिए एक असाधारण पावर वाला तैनात है। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। सभी को मेरी चक्रियों ने नरक में पहुंचा दिया। जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा, क्योंकि सामने है तिरंगा। था तिरंगा का पूरा ध्यान चक्री पर था। इसी का उन दोनों लुटेरों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। बॉस का हुक्म था कि काम होने के बाद हमें एक क्षण भी नहीं रुकना। ओह, वे दोनों भागे जा रहे हैं। जब तक ये सामने, मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। सामने कोई भी हो, मेरी चक्रियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका काम तो काटना है। ऐसा है तो अपनी चक्री से इस खंभे को काट, क्योंकि ये खंभा कटकर तेरे दिमाग ठीक करने के लिए तेरे सिर पर गिरेगा। ओह, चक्री से कटकर गिरा खंभा, लेकिन चक्री के सिर तक नहीं पहुंच पाया। अब किसी का चक्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं, ना इसका और ना तेरा। ओह, उसने तो घातक चक्रियों की बरसात सी कर दी। इनमें से एक भी मेरे शरीर तक पहुंच गई तो मुझे मूली की तरह काट देगी। इसका तो जल्दी कोई इलाज सोचना होगा। मेरी ढाल ये काम करेगी, लेकिन
मैंने कहा ना कोई चीज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकती, जबकि मेरी चक्रियों को तुझ तक पहुंचना ही पहुंचना है। ओह, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। कब तक बचेगा? उसने सही कहा। अगर मैंने जल्दी इसकी चक्रियों का कोई इंतज़ाम नहीं किया तो इस जगह मेरा ज़्यादा देर तक बचे रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं करूं क्या? एक मिनट। इसकी लोहे की चक्रियाँ मुझ तक ना पहुँचे, इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और उसके लिए मुझे चाहिए लोहे की ये रॉड और ये वायर। तिरंगा के हाथ को तेज़ी से लोहे की रॉड पर लपेटने लगा। एक पल बाद ही, तिरंगा अब तू ठीक मेरे निशाने पर है। तेरे पास बच निकलने की कोई भी जगह नहीं है। अरे ये क्या? मेरी चक्रियाँ तिरंगा की तरफ जाने की बजाय उधर क्यों जा रही हैं? इसलिए क्योंकि इधर मेरा बनाया टेम्परेरी इलेक्ट्रिक मैग्नेट है। अब तू मुझे अपने पास पहुंचने से नहीं रोक सकता। चक्री ने तुरंत ही स्थिति को समझा, लेकिन फिर भी देर हो गई था। मेरी ढाल भी एक चक्री है, देख इसका कमाल। काट! चक्री छोड़ने वाला यंत्र टूट गया। अब दांत टूटने की बारी है। मैं तेरी हड्डी पसली भी तोड़ डालूंगा अगर तूने मुझे चुपचाप ये नहीं बताया कि तेरा बॉस कौन है और तुम सब यहाँ क्या करने आए थे। मैं कुछ नहीं जानता तिरंगा। और वो दोनों मेरे साथी भी नहीं थे। मुझे तो किसी ने उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए रुपए दिए थे। रुपए मेरे पास पहुँच गए थे, इसलिए मैं बिना किसी पूछताछ के उनकी सुरक्षा करने यहाँ पहुँचा। तो झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ तिरंगा, मेरा विश्वास करो। ओह, चल कर लिया विश्वास। अब बेहोशी की नींद में सो जा। मामला क्या है? क्या ये आदमी बता सकता है जिसके घर पर हमला बोला गया? मुझे भी कुछ नहीं मालूम। पता नहीं कम वक़्त मेरे घर में क्या करने आए थे। इतनी कीमती कीमती सामान छोड़ गए और सिर्फ एक चिट्ठी का लिफाफा लेकर भाग गया। क्या? चिट्ठी के एक लिफाफे के लिए ये सब क्या किया गया? ऐसा क्या था उसमें? तुम्हें किसने भेजा था वह लिफाफा? मेरे दूर के एक चाचा ने भेजा था, और उसमें उस कागज़ के सिवा कुछ भी नहीं था, जिसमें मेरे चाचा ने लिखा था कि उसका भीख का धंधा खूब चल रहा है। अगर मेरे पास कोई काम धाम नहीं है तो मैं भी उसके पास चलाऊँ। एक भिखारी द्वारा भेजी गई चिट्ठी के लिफाफे को लेने के लिए ये सब किया गया। बात कुछ हजम नहीं हो रही। खैर, हजम तो करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। पुलिस यहाँ आ गई है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे अस्पताल पहुँचना है, जहाँ मैंने कल एक आदमी को भर्ती कराया था। शायद उसे अब तक होश आ गया हो। लेकिन तुम होश की बात कर रहे हो तिरंगा? कल से उसके शरीर में जुम्बिश तक नहीं हुई। गनीमत यह है कि ये अभी तक जिंदा है। डॉक्टर, उसके कपड़ों में से कोई आई कार्ड या इसके शिनाख्त की कोई चीज़ मिली? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सामान मिला है। तुम उसे देख लो, तुम शायद उसमें से कोई क्लू निकाल सको। ये रहा वह सामान। कुछ पेन, कुछ रुपए, कुछ सिक्के और ये क्या? प्लास्टिक का एक गोल कैप। एक ऐसा कैप जिसे बड़े कैमरे के लेंस के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि लेंस को धूल, मिट्टी और चोट से बचाया जा सके। लेकिन ये कैप इसकी जेब में आया कैसे? कैमरे से फ़ोटो खींचते समय जब लेंस से कैप हटाया जाता है तो बहुत से लोग कैप को खोने से बचाने के लिए उसे जेब में रख लेते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। इसने भी किया होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है डॉक्टर। यानी जिस समय इस पर हमला किया गया उस समय इसके पास कोई कैमरा था। इस बात से इसकी पहचान करने का मुझे एक तरीका सूझा है डॉक्टर। क्या मैं इसके हाथों की जांच कर सकता हूँ? क्यों नहीं। तिरंगा ने बड़ी ही बारीकी से उसके हाथों की जांच की तो इसके सीधे हाथ के अंगूठे और आगे की 2 उंगलियों पर हल्के हल्के दबाव के निशान हैं। यानी इसका संबंध ज़रूर लिखने पढ़ने से रहा है, क्योंकि आदमी के अंगूठों और आगे की दोनों उंगलियों पर निशान तभी पड़ते हैं जब वह लगातार पेन से लिखता है। पेन अंगूठे और इन्हीं 2 उंगलियों की सहायता से पकड़ा जाता है। और इस बात को मैं कैमरे की बात से जोड़कर ये कह सकता हूँ कि ये शख्स कोई रिपोर्टर हो सकता है। लेकिन क्या इस तरह उसके घर तक पहुँचा जा सकता है? कोशिश की जा सकती है। मैं इस शहर से छपने वाले हर अखबार से इसका पता करता हूँ कि उनका कोई रिपोर्टर तो गायब नहीं है, और इसके लिए मुझे हर अखबार के कार्यालयों के धक्के खाने होंगे। तिरंगा अपनी खोज में जुटा हुआ था और कोई अपनी। रिटायर्ड मेजर प्रताप सिंह का बंगला वही है। हमें अपने मतलब की चीज़ यहीं मिलेगी। सामने कुत्ता खड़ा है, अब नहीं खड़ा रहेगा। दोनों को अंदर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ये कर्नल का स्टडी रूम है, यही होगा वह। ये रहा। मैं भी यहाँ हूँ अपने हथियार के साथ। हैंड्स अप। बहुत खूब मेजर साहब, बहुत चौकन्ने हो तुम। लेकिन क्लोरोफॉर्म के सामने चीते तक का चौकन्नापन बेकार साबित होता है। ओह, थाय! लिफाफा उठाकर यहाँ से फटाफट निकलो। ठहरो हुजूर, हम भी तो आपकी राहों में खड़े हैं, आपसे मुक्कालात करने के लिए। बस तिरंगा, अब बात भी हो गई और मुक्कालात भी।
अब ऐसा कर, सो जा। बहुत गहरी नींद। ओह, वो मुझे बेहोश करना चाहता है। मुझे अपनी सांसों को रोककर उसे नाकाम और अपने वारों से उसे बेबस करना होगा। और ये काम मुझे जल्दी ही करना होगा क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक अपनी सांसें नहीं रोक सकता। ओह, तो तू सांस रोका क्लोरोफॉर्म के प्रकोप से बच रहा है। देखता हूँ तो ऐसे कब तक बच पाएगा। ओह, इसने तो मुझ पर क्लोरोफॉर्म की बारिश ही कर दी। और साथ ही वह इस बात का ख्याल भी रख रहा है कि मैं वार करने के लिए उस तक ना पहुँच पाऊँ। इस तरह तो मैं वाकई उसके वारों से नहीं बच पाऊँगा, क्योंकि आखिर मैं कब तक अपनी सांसें रोके रहूँगा। और अगर मैंने सांस ली तो बेहोश होने से नहीं बचूंगा, क्योंकि यहाँ तो क्लोरोफॉर्म ने वातावरण में हर जगह क्लोरोफॉर्म फैला रखा है। एक मिनट, यहाँ इतना सारा क्लोरोफॉर्म फैला हुआ है लेकिन फिर भी क्लोरोफॉर्म पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? उसने अपनी नाक और मुंह पर फ़िल्टर लगा रखा है। वही फ़िल्टर उसे बेहोश होने से बचाए हुए। मुझे उस फ़िल्टर को वहाँ से हटाना होगा अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो, क्योंकि अब किसी भी क्षण मेरी सांसों से मेरा कंट्रोल हट सकता है। तिरंगा जानता था कि वह काम मुश्किल था, लेकिन साथ ही यह भी जानता था कि उस काम को किए बिना बचना मुश्किल था, इसलिए उसका वह काम करना ज़रूरी, बेहद ज़रूरी था। और जैसे ही वह काम पूरा हुआ वैसे ही क्लोरोफॉर्म लहरा कर नीचे गिरा। बेचारा, जिस क्लोरोफॉर्म को साथ लेकर फिरता था उसी ने बंटा धार कर दिया। अब मुझे इसके दूसरे साथी को देखना। ओह, वह तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। यानी वह भाग निकला, लेकिन वह यहाँ से ले क्या गया? ये बात मेजर साहब से पता लग सकती है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इन्हें होश में लाना होगा। विस्फोटक थी तिरंगा के लिए वह जानकारी। यहाँ भी लेटर का ही चक्कर है। ओह, क्या हो रहा है ये? कोई सिर्फ लेटरों को पाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहा है। चक्री और क्लोरोफॉर्म नामक ऐसे विलेंस को हायर कर रहा है, वह भी किसी भी तरह से असफल ना हो। मुझे इस रहस्य की तह तक पहुँचना होगा, और चूँकि वे लेटर उपलब्ध नहीं है, इसलिए फ़िलहाल आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि मैं इस एरिया के मुख्य डाकघर से संपर्क करूं और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूं। उस एरिया के मुख्य डाकघर तक पहुंचकर तो तिरंगा और भी ज़्यादा हैरान रह गया। ये तो वही डाकघर है जहां से परसों रात एक आदमी लहूलुहान निकला था। यह मामला तो और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया लगता है। खैर, अपनी जांच शुरू करता हूं, देखता हूं सामने क्या आता है। अभी जांच के सिलसिले में तिरंगा को सिर्फ एक ही काम की चीज़ हाथ लगी। एक बूढ़ा डाक कर्मचारी। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने मुझे पाठ पढ़ाया था कि तिरंगा के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना। आप जैसे लोगों पर मुझे ही नहीं, सारे देश को गर्व है बाबा। मुझे आपसे सिर्फ थोड़ी सी जानकारियाँ चाहिए। आप यहाँ से चिट्ठियों की छटनी करके उन्हें वितरण के लिए भेजने वाले बाबू हैं। आपको पिछले 2-4 दिनों में कोई असाधारण बात नजर आई? हाँ, 3 दिन पहले कुछ हुआ तो था। मैं 3 लिफाफों को शाम को अपनी टेबल पर छटनी के लिए रख गया था। उस समय उन पर 5-5 रुपये के डाक टिकट लगे हुए थे। अगले दिन सुबह जब मैंने उन तीनों लिफाफों को देखा तो उनमें 5-5 रुपये का एक एक टिकट और लगा हुआ था। उस समय मुझे बड़ा अजीब सा लगा। काम ज़्यादा होने के कारण मैंने उन लिफाफों को अलग रख दिया, लेकिन बाद में मैं उन्हें नहीं देख पाया, क्योंकि जब मैं लंच करने गया तो डाकिया दूसरे पत्रों के साथ उन लिफाफों को भी लेकर वितरण करके निकल गया, बिना मोहर लगाए। मोहर यहाँ पड़ी रहती है। मुझ बूढ़े की मदद करने के चक्कर में वह अक्सर अपने इलाके के पत्रों और लिफाफों पर अपने आप ही मोहर लगा लेता है। उस दिन भी उसने ऐसे ही किया होगा। लो, वो आ गया, उसी से पूछ लेते हैं। बात वही थी जो उस बूढ़े ने बताई। अंकल का काम कम हो इसलिए मैं ऐसा ही करता हूँ। उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया। ये भी नहीं देखा कि साधारण लिफाफे पर 5-5 की 2 टिकटें क्यों लगी हैं। माना कि साधारण लिफाफों पर 5 की एक ही टिकट लगी होती है, लेकिन वजन के हिसाब से लिफाफों पर कई टिकटें लगी होना आम बात है। और वैसे भी ये काम देखने वाला विभाग अलग है। लिफाफे वहीं से क्लियर होकर अंकल की डेस्क पर आते हैं, इसलिए यहाँ लिफाफों पर लगी टिकटों की संख्या देखने का कोई मतलब नहीं होता। ओह, यानी अगर वो लिफाफे डाकिया यहाँ से उठाकर नहीं ले जाता तो उनकी जांच हो सकती थी। बिल्कुल, मैं तो वह जांच करता ही। ऐसा करने के लिए मैंने इनके पते भी अपने जहन में नोट कर लिए थे। क्या आप मुझे वे पते बता सकते हैं? क्यों नहीं। बूढ़े ने पते बताए तो तिरंगा ऐसे उछला जैसे उसे वोल्ट का करंट लगाओ। 11,000 वोल्ट का करंट लगाओ। क्या हुआ? बताने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे तुरंत पहुंचना होगा उस तीसरे एड्रेस पर, और वह एड्रेस है B5/168 सुल्तानपुरी, दिल्ली 41। नहीं, मैं तुझे अपने जीवन भर की कमाई नहीं ले जाने दूंगा। मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिसे तूने कमाया है। मैं तो यहाँ कुछ और ही लेने आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तू मेरे काम में कोई अड़चन खड़ी करे, इसलिए तुझे रास्ते से हटाना ज़रूरी है। इस अनोखे केमिकल की मदद से जो मेरी पीठ पर टंगे यंत्र से
पिघले कांच की तरह बाहर निकलता और मेरे शिकार पर गिरकर तेज धमाका करता है। ब्लूम। ओ, तेरा यंत्र काम कर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तू शिकार करने में भी सफल हो गया। वाह, तिरंगा बच गया। सॉरी, तिरंगा आ गया। बहुत गलत समय पर आया। तेरे साथ इसे भी मेरा शिकार बनना होगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें भागकर अपनी जान बचानी चाहिए। हाँ 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 हाँ, उसका यहाँ से भागना ज़रूरी था। अब मैं अकेला इससे आराम से निपट लूँगा। ओह, उसके यहाँ से भाग जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए वो यहीं मौजूद है। मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ मैं भी तो मौजूद हूँ। तुझे तो मैं अभी नामौजूद कर दूँगा। धमाके करने वाला केमिकल उसकी पीठ पर टंगे यंत्र से होकर निकल रहा है और उसका बनना और निकलना निरंतर जारी है। मुझे उसके उस यंत्र को तोड़ना होगा और इसके लिए मुझे अपनी ढाल को ऐसे विशेष एंगल से फेंकना होगा कि वह मेरा मनचाहा काम कर दे। काट! नहीं टूटा मेरा यंत्र। कोशिश तूने उसे लेकिन तूने उसे तोड़ने की कोशिश करके दिखा दिया है कि मुझे जल्दी से जल्दी तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए, धमाकों की संख्या बढ़ाकर। ओह, अब उसके यंत्र से पहले से ज़्यादा तेज़ी से धमाका वाला केमिकल तैयार होने लगा है और इसी के साथ मेरे लिए मुसीबत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और ये मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर मैंने उसका हल नहीं किया तो। लेकिन उसका हल क्या होगा? विस्फोट करने वाला केमिकल उसकी पीठ पर टंगे यंत्र से तैयार होकर और यंत्र से जुड़ी रबड़ की नलकियों से बाहर निकल रहा है और धमाके कर रहा है। यानी उसके यंत्र में इस केमिकल का लगातार निर्माण जारी है, चाहे वह बाहर निकले या ना निकले। लगातार बनने वाला वह केमिकल अगर उस यंत्र से बाहर निकले ही नहीं तो क्या होगा? देखते हैं। या तो कुछ नहीं होगा या होगा बड़ा धमाका। मेरा यंत्र नष्ट हो गया कैसे? मैं बताता हूँ। मैंने रबड़ की नलकियों पर अपनी स्टील नायलॉन रोप लपेट दी थी। उस रोप ने नलकियों पर कसकर उनसे केमिकल के निकलने का मार्ग बंद कर दिया। केमिकल के निकलने का मार्ग बंद हो गया, लेकिन यंत्र में इसका बनना बंद नहीं हुआ। इसलिए यंत्र में यह विस्फोट होना ही था। अब मेरे घूसों के विस्फोट तेरे चेहरे पर होंगे और उनमें से तू किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। जल्दी हो गया चित्त। अच्छा है, अब मैं आराम से देख पाऊंगा कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या है जिसके पीछे बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। ओह, अपनी कामयाबी के नशे में तू दुश्मन को कमज़ोर समझने की भूल कर बैठा। बस यही तो ऐसी गलती कर गया जो तुझे नाकामयाब और मुझे कामयाब करेगी। ओह, तिरंगा ने अपनी आंखें खुली रखने की बहुत कोशिश की लेकिन रख नहीं पाया। जब तक तिरंगा की आंखें देखने लायक हुई तब तक देर हो चुकी थी। ओह, तीसरा लिफाफा भी हाथ से निकल गया। इसी के साथ सारे रास्ते बंद हो चुके, अपराधी तक पहुंचने वाले भी और उन लिफाफों का रहस्य जानने वाले भी। 1 मिनट, शायद अभी एक रास्ता बाकी है ये, और इसे जल्दी से जल्दी होश में आना होगा। राज टाइम्स, घायल पत्रकार होश में आया। जबरदस्त रहस्य उद्घाटन होने की संभावना। पॉइंट ऑफ दिल्ली, सर्कल डाकघर में घायल पत्रकार को होश आया। कहीं खलबली मच गई। सॉरी, दिल्ली के अखबारों में छपी है मुख्य खबर। कहीं खलबली मच गई। ओह नहीं, बहुत बुरा हुआ ये, बहुत ही बुरा। हमने इतनी मुश्किल से जो खेल बनाया था वो बिगड़ गया। ये सब तुम्हारे आदमियों की बेवकूफ़ी से हुआ। वे उस पत्रकार को उसी जगह जान से नहीं मार सके। वे उसे मार डालते, लेकिन ऐन मौके पर तिरंगा ना जाने कहाँ से वहाँ पहुँच गया। अब उस पत्रकार को होश आ चुका है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यह पत्रकार अस्पताल में ही नहीं रहेगा। वो मेरे पास पहुँचेगा ताकि हम जान सकें कि उसे हमारे और क्या क्या राज मालूम है और वह उनका क्या क्या इस्तेमाल कर चुका है। ओह, यानी उस पत्रकार के लिए तुम फिर लाखों रुपए खर्च करके किसी हाई फाई विलेन को किराए पर लोगे? लेना ही होगा, क्योंकि जहाँ खेल 35,000 करोड़ रुपए का हो वहाँ कुछ लाख रुपए नहीं देखे जाते। करोड़ों बचाने के लिए लाखों खर्च करके की गई वह तैयारी जल्दी सिटी अस्पताल में नजर आई। ओह, कौन है ये? कोई भी हो, रोको इसे। रोको रेता को। अगर तुमने रेत की इस आंधी को रोक सकने की ताकत हो तो। उफ, इसने जो रेतीली धूल उड़ाई है वह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब साफ है कि तुम रेता को नहीं रोक सकते था। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हटाओ। ना तो कोई उसे उस पत्रकार तक पहुंचने से रोक सका और ना कोई उसे ले जाने से। चारों तरफ उड़ती ये रेतीली धूल का बवंडर किसी को ये नहीं पता चलने देगा कि मैं इसे लेकर यहाँ से किस रास्ते से फरार हो रहा हूँ। जल्दी ही हा, आ गया हमारा शिकार, आ गया। पत्रकार रवि रंजन, बड़ा ही जीवट आदमी निकला तू, जो हमारे हमले से बच निकला। खैर, मौत तो तुझे आनी है। अभी तो तू सिर्फ इसलिए सांसें ले रहा है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे बारे में
तूने किस किस को बताया है, या कि हम तेरी ही तरह उनका भी मुंह बंद कर सके? बोल। ओह, इतनी ज़ोर से मत खींचो। हा 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 हा। अभी तो नहीं खींचा है, और भी ज़ोर से खींचूंगा अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो। अरे ये क्या, मेरे बाल और मेरा मास्क इसके लिए, इसलिए तो मैं कह रहा था कि इतनी ज़ोर से मत खींचो। तुम माने ही नहीं। अब बुक तो। ये तो तिरंगा है, ये यहाँ कैसे पहुँचा? अपनी अकल और तुम्हारी बेवकूफ़ियों से जब मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे तो मैंने पत्रकार रवि रंजन के होश में आने की खबर फैला दी, और उस खबर ने तुम्हें यह बेवकूफ़ी करने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम रवि रंजन को अस्पताल से अपने पास ले आओ। लेकिन तुम्हें क्या मालूम था कि रवि रंजन के रूप में तुमने मुझे यानी अपनी आफत को यहाँ था थोड़ा बुला लिया है। अब सवाल मैं करूँगा और ज़ुबान जवाब तुम दोगे। बोलो, ये सब क्या चक्कर है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तरह सब बताता हूँ। ये सारा चक्कर नकली डाक टिकटों और स्टाम्प पेपरों का है। हमारा गिरोह कई वर्षों से एक ऐसे डाक और स्टाम्प पेपरों को छापकर सारे हिंदुस्तान में सप्लाई करता है। अरबों रुपए का धंधा है, और हमारे इस धंधे में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल हैं, और हमने सर्किल डाकघर को अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। क्राइम कवरेज अखबार के रिपोर्टर रवि रंजन को हमारे इस धंधे की भनक लग गई। एक रात वह पूरी तैयारी के साथ सर्किल डाकघर में घुस गया और उसने कुछ नकली टिकटों को हथिया लिया, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर निकल पाता हमें उसके बारे में पता चल गया। मेरे साथियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वह कुछ पलों के लिए मेरे साथियों को टॉस देने में सफल हो गया। इस बीच वह कहाँ रहा और उसने क्या किया किसी को कुछ पता नहीं चला। जल्दी वह सामने आया तो मेरे साथियों ने सबसे पहले उसकी तलाशी ली, और तब उसके पास से कुछ नहीं मिला था। सभी ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उस हमले के बाद भी वो मेरे साथियों से छूटकर भाग खड़ा हुआ। अब इससे पहले कि मेरे साथी उसका पीछा करके उसे पकड़ते तुम उस तक पहुँच गए। तुम्हारे पहुँचने के बाद सभी ने तितर बितर होना ही ठीक समझा। अब मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी वह नकली डाक टिकटें जो रवि रंजन ने हासिल की थी और जो मेरे साथियों को उसकी तलाशी में नहीं मिली थी। लेकिन जब मैंने रवि रंजन से बरामद सामान की अच्छी तरह से तलाशी ली तो उसके कैमरे की फ़ोटो से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रवि रंजन ने उन नकली डाक टिकटों को 3 लिफाफों पर चिपकाकर उन लिफाफों के फ़ोटो इस एंगल से खींचे हुए थे जिससे उस लिफाफ पर लिखा पता साफ साफ दिखाई दे रहा था। यानी उसने उन टिकटों के लिफाफों पर इसलिए चिपका दिए थे कि यहाँ से निकलने के बाद वह इन एड्रेसों पर जाकर उन टिकटों को फिर से हासिल कर लेगा और उनके बल पर सारी दुनिया के सामने हमारी पोल खोल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तुमने उससे पहले ही उन लिफाफों को हथिया लिया। हाँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी कि मैं पहुँच गया। किस्मत तेरी खराब है तिरंगा, क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ। उफ। हा तिरंगा, तू क्या सोच रहा था मैं तुझे ये सारी कहानी तेरे डर से बता रहा था? नहीं, मैं तो इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने रेता को यहाँ पहुँचने का मैसेज भेज दिया था और रेता को यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर लगनी थी, इसलिए टाइम पास करने के लिए मैंने तुझे सारी कहानी बताना ही ठीक समझा। और मैंने तुझे सब कुछ सच सच इसलिए बताया क्योंकि मैं जानता था कि रेता के हाथों से तुझे बचना तो है नहीं। टोलगी बॉस ठीक कह रहे हैं। रेता जब भी शिकार करने निकला है अपने शिकार की समाधि बना कर ही आया है, क्योंकि रेता पहले आंखों को अंधा कर देने वाली रेत का बवंडर उड़ाकर अपने शिकार को अंधा करता है और फिर ये गीली रेत उस पर फेंकता है जो पलक झपकते ही पत्थर हो जाती है और मेरे शिकार को ऐसी मजबूत समाधि में दफन कर देती है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। बस कर रेता, बस कर। तिरंगा की तो कभी भी समाधि बन चुकी है, वह कभी का दफन हो चुका है, और तिरंगा के साथ ही तोलगी के अरबों रुपए के घोटाले को उजागर करने वाला भी सदा के लिए दफन हो चुका है। अरे ये समझ ले, गौर से जुर्म वतन करने वाले खुद दफन होकर रह जाते हैं, तिरंगा को दफन करने वाले। तो तिरंगा तू 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 बच कैसे गया? इस फर्श के नीचे बने तहखाने ने मुझे रेता की जम जाने वाली कठोर रेत से बचाया, जिस समय वह लगातार रेत को फेंककर मुझे जमाने में व्यस्त था। उस समय मैं रेत के उस ढेर के नीचे अपनी ढाल की सहायता से फर्श को तोड़कर तहखाने में पहुंचने की तैयारी कर रहा था। रेता को अपनी तरफ से बेखबर करके उसे चित्त करने के लिए ये सब करना ज़रूरी था, और अब जब ये हो गया है तो तोलगी, तुझे और तेरे साथियों को चित्त करने से कौन बचाएगा? था तोलगी और उसके साथियों के चित्त करने के साथ ही तिरंगा का काम खत्म हो गया था। अब जो करना था या तो पुलिस को करना था या फिर मीडिया को। राज टाइम्स। तोलगी स्टाम्प घोटाले में से एक बड़ा ऑफिसर गिरफ्तार, सैकड़ों के लिप्त होने की आशंका। पॉइंट ऑफ दिल्ली। करोड़ों के स्टाम्प घोटाले का भांडाफोड़ तिरंगा के द्वारा। तोलगी स्टाम्प घोटाले का भंडाफोड़ तिरंगा ने नहीं, कोमा में पड़े रवि रंजन नामक किसी जाबाज पत्रकार ने किया। डॉक्टर, काश मैं इसका शुक्रिया अदा कर पाता। ऐसा मौका तुम्हें जल्दी मिलेगा तिरंगा। इसकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये जल्दी होश में आने वाला है। समाप्त।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक तिरंगा चढ़ेगा फांसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।